तो ये ना बार बार 10 मिनट्स का ना बात ये 10 मिनट्स की मतलब कि रिकॉर्डिंग की लिमिट लगी हुई तो इसलिए ये बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने ये था कि तीसरे साल जाके ये 300 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने 300 में कन्वर्ट कर देना, कोई मसला नहीं। अब 300 में इन्फ्लेशन भी तो ऐड होगी। अब 300 में हमने क्या करना है, अब हमने 210 के लिहाज से नहीं इसके अंदर ऐड करनी। अब ये देखिए ना कि ये 2 साल बाद जाके 300 में कन्वर्ट होगा यहाँ पे। तो 2 साल बाद जाके होगा, यानी कि 2 बार इन्फ्लेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो आप अगर 300 को मल्टीप्लाई कर दें 0.05 से, तो आपके पास 15 आ रहा है। 15 यानी कि एक साल में आपके 300 अगर होती तो उस लिहाज से आपकी इन्फ्लेशन जो थी वो तकरीबन बननी थी 15 या 15 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप उसको 2 बार ऐड करेंगे तो आपके पास 31 आ जाएगा, और वो 331 ऐड होके यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी हुई ही है। तो इससे आपने नहीं घबराना। तो ये था। आप इसको सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि 5% प्लस 5% 10% हो गया होगा, तो 10% के हिसाब से आप इसकी अमाउंट निकाल लें एंड देन उसके अंदर 300 के अंदर ऐड कर लें, तो आपके पास क्या कहते हैं, हमारे पास इन्फ्लेशन के बाद हमारे पास 331 आ गया। इसी तरीके से आप ये जो क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट था कि हमने कहा था कि जो फोर्थ ईयर है उसके अंदर हमारे पास जो क्या होगा कि हमारी जो फोर्थ ईयर में हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ना मेंटेनेंस की, वो 400 होगी। और उस पर हम कंप्यूट करेंगे, इन्फ्लेशन लगाएंगे। इन्फ्लेशन यानी कि अगर हम पीछे देखेंगे, एक यानी कि 0 से 1 में आए, एक बार इन्फ्लेशन, 2 बार एंड देन 3 बार। 3 बार हमें इसके अंदर इन्फ्लेशन निकालनी पड़ेगी, यानी कि 400 की आप एक बार इन्फ्लेशन निकाल लें, 400 मल्टीप्लाई 0.05 करके, देन उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास 60 या 63 यानी कि ये यही वैल्यू आएगी तकरीबन। तो आप ये 400 के अंदर ऐड कर देंगे तो वो आपका यहाँ से कंप्यूट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से ईयर 4 में हमने कंप्यूट कर लेना है। तो एनुअल कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो एनुअल कैश फ्लो जो है ना वो होता है कि हम सॉरी वैन परचेज में जितने पैसे लगे हैं, और टैक्स, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस, यानी कि ये जो तीन रो है ना, इनकी वैल्यूज़ का सम हमने एनुअल कैश फ्लो में लिख देना। तो हम 10,000 प्लस 650 प्लस 200 करेंगे तो हमारे पास 10850 आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कॉलम की देख लेंगे तो वहाँ पे आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू नहीं है ना, वहाँ वहाँ पे ज़ीरो आपने कंसीडर करना है। तो हमारे पास इसी तरीके से 893 आ गया, 1048 आ गया, 1215 आ गया एंड 602 आ गया। अब ये 602 पॉजिटिव का था, ये क्यों? क्योंकि 790 नेगेटिव का था, प्लस किया 608 ये भी नेगेटिव का था, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई। देन हमने उसके 2000 के साथ ऐड किया तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई जो कि 602 थी। देन हम एनपीवी ऑफ एनुअल फ्लो की बात करें तो वो हमारे पास आता है किस तरह, वो आता है डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करके। अब यहाँ पे एनुअल जो एनपीवी एनुअल फ्लो है ना, वो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हम यूज़ करेंगे फार्मूला, जो कि था 1/1 + r की होल की पावर, होल मतलब नहीं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी होल की पावर टी, और टी हमेशा ईएस में होता था। आप यहाँ देखेंगे तो आपको टाइम जो है वो ईएस में ही दिया गया है, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जो कि हमारे कॉलम्स में हमने जो बनाए थे। आर जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट उसने बताया हुआ होगा, 10% उसने बताया हुआ है इंटरेस्ट रेट। वो एनुअल ही इसने गिवन है, इसने दिया हुआ है। हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी कर दी है, ये मैंने खुद से स्लाइड ऐड की थी ताकि आपके लोगों के लिए आसानी हो जाए। एनपीवी एनुअल फ्लो हमने क्या किया, एनुअल कैश जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर में मैंने फार्मूला लिख दिया, एक मैंने आपको कंप्यूटेशन भी करके दिखा दिया। अब वो क्या है, 893 को पकड़ लेते हैं। अब फर्स्ट करें, ये मैं बता देता। अब यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो है 10850, ठीक है। अब इसको आप जब डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला था 1/1 + r, तो टी हमारा है 0। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो वो हमें 1 रिटर्न करता है। तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होगा एनुअल कैश, तो एज इट इज़ हमारे पास एनपीवी एनुअल फ्लो में ES0 में एज इट इज़ एनुअल कैश फ्लो वाली वैल्यू आ गई है। अब ये जो है ना 893 एनुअल कैश फ्लो में, इसकी मैं कंपटीशन आपको बता देता हूँ आगे।
अब यहाँ पे देखेंगे 893 हमारे पास एनुअल कैश था, उसको हमने डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना किया 1/1.1। क्यों? यहाँ पे 1 प्लस आर आना था, आर हमारा था 0.1, 10% जो था तो 1.1 बनता है, और ईयर हमारा 1 चल रहा है तो हमने 1 लिखा है। तो हमारे पास ये कंप्यूट करने के बाद आ गया 812, 812 आ गया, 812 आ गया। तो वो हमने यहाँ पे NPV ऑफ एनुअल फ्लो में लिख दिया रहा। इसी तरीके से हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ईयर जो टी है वहाँ यहाँ टी में आप 2 पुट करेंगे, नेक्स्ट जो है ईयर 3 लिखा वहाँ पे टी आपका 3 पुट होगा, रिस्पेक्टिवली इसी तरीके से 4 पुट होगा, और आपके पास ये एनुअल फ्लो की वैल्यूज़ आ गई। अब टोटल NPV क्या है कि ये जो आपकी NPV एनुअल फ्लो की वैल्यूज़ आई है ना, इन सबको आपने ऐड कर देना। अब ये देखें, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये सारे ऐड हो गए। देन ये पॉजिटिव वैल्यू में जब ऐड होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 113,030 रुपीज़। तो ये टोटल NPV आ गया। ये आपको क्लियर हो गया। देन हम एनुअल कॉस्ट की बात करते हैं। उसके लिए पीछे दोबारा जाते हैं कि एनुअल कॉस्ट का क्या था। उसने कहा था कि अगर हम वैन को हायर करें, ये आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि ये कौन सी चीज़ें रो में लिखनी है और किस तरीके से कॉलम बनेगा, टेबल बनेगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में टेबल बना के दे दें, तो लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि बगैर तो उस टाइम में अगर आपको दे दें टेबल बना के तो आसानी है, वरना आपको यहाँ से खुद समझ के ये करना होगा। और मैं आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ, क्योंकि आप रिपोर्ट बना रहे हैं किस्म की प्रोजेक्ट की, तो उसमें आप जिस तरह ये कोर्स थी इंश्योरेंस या आपके टैक्स जा रहे हैं, मेंटेनेंस कोर्स पड़ रही है, और ये वैन को अगर बेचते हैं तो फिर हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो ये आपको देख के ही चीज़ें पता लगी। अब उसने कहा था एनुअल कॉस्ट यहाँ से देख के पता लगेगी। कॉस्ट का भी जिक्र हुआ था कि अगर हम 100 दिन के लिए किराए पे ले लें वैन को, और पर डे 35 रुपये हम प्रोवाइड करें, तो हमारा 35,000 बन जाएगा, या तकरीबन 3500 बन जाएगा। सॉरी, 35,000 कह रहा था मैं, 3500 बन जाएगा, 3500 बन जाएगा। तो एनुअल कॉस्ट हमने पहले साल जो है ना वो लिख दिया 3500, यानी कि 1 साल का था ना कि ये तकरीबन 1 ईयर ही बनते हैं ऑलमोस्ट। उसने कहा है डेज आ ईयर उसने साथ मेंशन कर दिया। तो ये 3500 यानी 35 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो यहाँ पे एनुअल कॉस्ट आ गई 3500। अब इसकी कंपटीशन आगे किस तरीके से करनी है वही आपने एज इट इज़ जिस तरीके से कैश फ्लो आप क्या कैश फ्लो कह रहा हूँ मैं, एनुअल कॉस्ट आपकी 3500 है। तो जब आप एक ईयर 0 से ईयर 1 में जाएंगे तो आपके पास इन्फ्लेशन भी तो है, आप उन्हें वो ऐड नहीं करनी का। आप 3500 को मल्टीप्लाई करें 1.05 से, 0.5 मतलब 5/100, 0.05 आ जाएगा। मैंने कहा था कि कंप्यूटेशन आसान करने के लिए हम बेस वैल्यू 1 ऐड कर देंगे, तो ये आपको देगा 3675। इसी तरीके से 3675 को 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 3859 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब NPV एनुअल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। वो वही जब भी NPV आपने कैलकुलेट करना है ना, NPV एनुअल फ्लो हो, एनुअल कॉस्ट हो, वही डिस्काउंट फैक्टर लगेगा। डिस्काउंट फैक्टर को आपने जिसका भी आप निकाल रहे हैं NPV एनुअल कॉस्ट लिखा, तो यानी कि एनुअल कॉस्ट को आपने डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, सिंपल। तो डिस्काउंट फैक्टर हम निकाल रहे थे, सेम फार्मूला मैंने नेक्स्ट में ये भी कैलकुलेट करके दिखा दिया कि एनुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला भी सेम है, एक मैं कंप्यूटेशन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटेशन की मैंने कहा था कि ये 0 है, टी 0 पुट करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, तो वो एनुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। देन हम 3675 के करें तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसके अंदर टी क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब मैं इसकी कंपटीशन आपको दिखा दें 3859 की, ईयर 2 में है, तो 3859 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 1/1 प्लस 0.1, 0.1 आर था ना, और पावर में आ जाएगा 2, तो वो आपको 3189 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये देखें 3189 ही वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, एज इट इज़ हमने सारी कैलकुलेट कर लेनी है। टोटल NPV क्या है, सिंपल NPV जो एनुअल कॉस्ट आई है उन सबको पाँचों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये 15,980 बन जाएगा, 15,980 बन जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट एग्जांपल एक प्रोजेक्ट की, इन्वेस्टमेंट की। एक और प्रोजेक्ट किया है, उसमें हम सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल लेंगे। इसमें तो हमने एक कार की एग्जांपल ली थी ना, इसी लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड्स में आ रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब इस पे हम करते हैं, तो थोड़ी सी ब्रेक के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। पानी शानी पी लें और मैं भी पी लें ज़रा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। तो ये है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रपोजल। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। एक वेल नोन ब्रांड है जिसका नाम वुड क्रिएशन है। यहाँ पर आपको बेड्स, फर्नीचर, सोफ़ाज़ वगैरह, कंप्यूटर टेबल्स, बुक रैक, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। आप यहाँ पर जा विज़िट करें, आपको कोई चीज़ पसंद आती है आप इनसे कॉन्टेक्ट करें। और स्पेशली सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इन्होंने डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं। उसके लिए आप इनके फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कर लीजिए। उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ज़रूरी ये चीज़ है कि जो स्टूडेंट है उसका ऑन द स्पॉट स्टूडेंट कार्ड के साथ होना। लाइक आप लाहौर या फैसलाबाद दोनों जगह में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप या इनके शोरूम्स विज़िट करें, वहाँ पर अपना साथ स्टूडेंट कार्ड लेके जाएं तो आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। और उस सब की इन्फॉर्मेशन यानी कि किस यूनिवर्सिटी कार्ड पे कितना डिस्काउंट चल रहा है वो आपको इनकी स्टोरेज पोस्टिंग से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके लिए आप इनको इनके फेसबुक पेजेस और इंस्टा वगैरह को लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब वगैरह को, और उन सब के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो एग्जांपल्स पे आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रपोजल की। सॉरी, सबसे पहले नहीं, हमने एक बहुत सी एग्जांपल्स कर ली हुई हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि 3 पीपल्स हैं। उसने कहा कि 1 साल के लिए 3% चाहिए और 2 दूसरे साल हमें जो चाहिए वो है 1% फुल टाइम के लिए और 1/2 जो लिखा हुआ हाफ टाइम के लिए, यानी कि 1.5% चाहिए। और उसने कहा कि 35,000 पर ईयर स्टाफ कॉस्ट है हम पड़ रही है डेवलपमेंट में। और रिलीज़ का है, उसने कहा सेकंड ईयर में रिलीज़ होगी और 1% मेंटेनेंस के लिए चाहिए होगा फुल टाइम के लिए। सेल्स मार्केटिंग की बात करें तो उसने कहा कि 10,000 पहले साल हमने देना है, 20,000 हम उसके बाद जितने भी ईयर्स हैं उनमें 20,000 हम स्पेंड करेंगे। देन उसने कहा कि 100 कॉपीज टू बी सोल्ड इन 5 ईयर्स विद 5,000 अ कॉपी। और इन्फ्लेशन उसने बता दी 5%, इंटरेस्ट उसने बता दिया 10%। ये दोनों मैंने इन्फॉर्मेशन खुद ऐड की थी इसमें क्योंकि पिछली प्रीवियस एग्जांपल से ही चलता हुआ आ रहा है, तो सर ने इस ये यहाँ पे ऐड नहीं किया तो कन्फ्यूजन हो जाएगी बच्चों के लिए कि जो कि वो कहेंगे कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो आपने मेंशन वगैरह नहीं किया, तो मैंने कर दिया यहाँ पे। तो DCF एनालिसिस देखते हैं इसका। हमें सिंपल कॉलम में जो भी टाइम है ना वो हमारा कॉलम वाइज आएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम रो में लिखेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं। तो ईयर 0, ईयर 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया। देन हम बात करते हैं कि सबसे पहले पहली रो में क्या आएगा। फर्ज करें अगर आपको टेबल में ये चीज़ दे दी और सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी तो वो तो आपके लिए, तो मुझे लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। वो इसी तरीके से पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, क्वेश्चन दे दिया, आपने कोई टेबल बना रहा है, रोज कॉलम और रो वगैरह फिल करने हैं। इसी वजह से तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन दी हुई है डेवलपमेंट की, तो हम डेवलपमेंट रो लिखेंगे, रो में सबसे पहले डेवलपमेंट लिखेंगे उसने कहा पहले साल जो है वो 3% है और पर पर्सन उसने कहा कि 35,000 हमने कॉस्ट देनी है, स्टाफ कॉस्ट जो बन रही है साल बाद पर पर्सन वो 35,000 है। तो 35,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1,05,000। ठीक है, हमने डेवलपमेंट कॉस्ट में लिख दिया ईयर 0 में। देन उसने कहा था कि सेकंड ईयर जो है ना वो हमारा, यानी कि ईयर 0 हमारा 1 ईयर बना, ईयर 1 जो है हमारा सेकंड बनेगा इसी लिहाज से। और जो ईयर 4 है वो फिफ्थ हमारा ईयर बनेगा टेक्निकली। तो उसने कहा जो सेकंड ईयर में बात है ना वो ये है कि 1.5% होगा। तो आप 1.5 को 35,000 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो आ, आपने अगर कैलकुलेटर पकड़ा हो तो आप इसको कंप्यूट करके देखें साथ। 1.5 मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है तकरीबन 52,500 तो इवन कि आप ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि 3% को हमने 35 के से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 1,05,000 आया था। इसको आप नेक्स्ट ईयर उसने कहा था कि हाफ यानी कि 1.5% चाहिए, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52,500। तो लेकिन यहाँ पे तो हमने लिखी है 55,005। इस तरह है कि जब हम ईयर 0 से ईयर 1 में मूव करें तो इसके अंदर इन्फ्लेशन भी तो ऐड होगा ना, वो भी तो ऐड करना है। अब ये देखेंगे इन्फ्लेशन हमारा 5% था। अब जो है
वो हमने देखना कि अब इन्फ्लेशन किस तरीके से ऐड करना है। यानी कि उसने कहा था कि ईयर सेकंड ईयर में हमारे पास 1.5% होगा, तो हमने जब इसको 35,000 को 1.5% से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 52,500। उसका हमने इन्फ्लेशन रेट के साथ जो भी कंपटीशन वगैरह करके हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 55,125। किस तरीके से निकालें? 5200 500 को आप मल्टीप्लाई करें, इन्फ्लेशन रेट कितना था? 5% था हमारा। तो बेस वैल्यू यानी कि 1 उसमें ऐड करेंगे तो 1.05 से आप मल्टीप्लाई करें 52,500 को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 5500 सॉरी 55,125। ओके, बाकी ईयर्स का उसने मेंशन नहीं किया था गवर्नमेंट कोर्स का, तो वो उनको हम डैश से फिल कर देंगे या जीरो आप लिख दें तो बेहतर है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया मेंटेनेंस रेट। मेंटेनेंस का किस तरह पता लगा? उसने कहा था रिलीज, उसने मेंटेनेंस का जिक्र किया, उसने कहा सेकंड ईयर में स्टार्ट होगी। तो हम देख लेते हैं सेकंड ईयर के बाद, यानी कि रिलीज जो है वो सेकंड ईयर के बाद होगी, तो हम इसको कर लेते हैं। यानी कि जो हमारा सेकंड ईयर के बाद रिलीज होगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट आ जाएगी। अब वो वैल्यू किस तरीके से आई? वो इस तरीके से आई कि भाई उसने तो कहा था कि 35 था, 1% है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने कहा मेंटेनेंस के लिए फुल टाइम के लिए चाहिए 1% की जो कॉस्ट बनेगी वो 35,000 होगी। 1.5,000 हमारे पास आ गया ईयर 2 में, यहाँ पे 35,000 हमने क्यों नहीं लिखा? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें इन्फ्लेशन ऐड होगी। अब यहाँ से देखें ईयर ज़ीरो से हम 1 में आया, तो हमारे पास एक इन्फ्लेशन ऐड हुई एक बार। इधर से हम सेकंड में गए, सेकंड इन्फ्लेशन ऐड होगी, यानी कि 2 बार हमने इन्फ्लेशन ऐड करनी है। किसके अकॉर्डिंग? 35,000 के अकॉर्डिंग। 35,000 मल्टीप्लाई आप करेंगे 1.05, तो आपके पास आ जाएगा 36,750। तो ये आपकी ईयर 0 से ईयर 1 में कन्वर्जन होने की रेशो इन्फ्लेशन ऐड होने के बाद आया। इसके बाद ईयर 1 से 2 में जाने की हम इन्फ्लेशन ऐड करेंगे, तो इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पॉइंट, यानी कि जो वैल्यू आई है उसको 1.05 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 38,587.5 वैल्यू आएगी। तो हम राउंड ऑफ करके उसको 38,588 ले लेंगे। ठीक है, इसी लिहाज से अब आपने ईयर 3 फिल कर लेना, ईयर 4 कर लेना। वो क्या है कि 38,588 को आप दोबारा अप्लाई करेंगे 1.05 से, तो आपके पास 40,517 आ जाएगा। इसी तरीके से ईयर 4 की कैलकुलेट हो जाएगी। देन रो देखते हैं हमारे पास क्या है। हाँ, उसने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट है, तो उसने कहा पहले साल यानी कि ईयर 0 की बात करा हमने 10,000 पे करना है, तो यानी कि 10,000 कर दिया। बाकी आप देखें कि आप लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यानी कि यहाँ पे सर्कल ब्रेसिस आनी चाहिए थी, नेगेटिव वैल्यू में शो करनी चाहिए थी। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये टोटली डिपेंड करता है उस कंपनी के फॉर्मेट पे कि वो अपने एक्सपेंसेस को एज अ पॉजिटिव शो करें या उनके साथ नेगेटिव वैल्यू शो करें, लगा के शो करें नेगेटिव लगा के। तो वो टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने नहीं शो कराया इस तरीके से, तो वो इनकी मर्जी। भेजन पहले ईयर जो थी कॉस्ट वो है 10,000, ठीक है। देन उसने कहा था कि सेकंड से लेकर 5th ईयर तक हमारी 20,000 कॉस्ट होगी, तो हमने 20,000 यहाँ पे लिखना था। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड हुआ। इन्फ्लेशन किस बेस पे ऐड हुआ? ईयर 0 से 1 पे आया तो इन्फ्लेशन हुई है 5% की। देन क्या होगा? 20,000 का हमने मल्टीप्लाई करते हैं 1.05 से, तो हमारे पास 21,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि इन्फ्लेशन ऐड होने के बाद 21,000 हम लिखा। देन इससे यहाँ से ईयर 1 से 2 में जाएंगे तो वही 21,000 को हम 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 22,050 रुपीज़ आ जाएगी। इसी तरह बाकी हम ईयर्स की निकाल लेंगे, ईयर 3 4 की। नंबर ऑफ़ सेल्स की बात करते हैं। अब नंबर ऑफ़ सेल्स जो था ना, उसने कहा था 100 कॉपीज़ आपने सेल्स करनी है टू बी सोल्ड इन 5 ईयर्स विद 5,000 अ कॉपी। ठीक है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न रेज होता है कि उसने कह दिया कि 100 ईयर्स टू बी सोल्ड इन नेक्स्ट जो अपकमिंग 5 ईयर्स है विद 5,000 कॉपी। तो यहाँ पे क्या है कि अब हमने डिवीजन करनी है। डिवीजन किस तरीके से करनी है उस चीज़ को अब हम देखते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें ना तो नंबर ऑफ सेल्स उसने कहा ईयर 0 में उसने कुछ नहीं लिखा हुआ। ईयर 1 में उसने 10 का दिया, देन 20 का दिया, देन 40 का दिया, देन 30 का दिया।
वो बात हो रही थी कि ये डिवीज़न किस तरीके से हमने की है नंबर ऑफ़ सेल्स की। तो आपको बताता चलूँ कि पहले साल है, यहाँ पे हालाँकि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी इसके रिलेटेड, लेकिन उन्होंने नहीं दी। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ जनरली क्या आता है। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में वो आपको बताते भी हैं, अगर नहीं बताया हुआ कि भाई जन सेल्स रिवीजन किस तरीके से करनी है, अगर नहीं आपको बताया हुआ तो परेशान नहीं होना। तो जनरल हम इस तरीके से करते हैं। आप देखें, पहले साल हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो पहले साल ही अभी डेवलपमेंट स्टार्ट किया, सेल तो हुई नहीं, नंबर ऑफ सेल्स कोई भी नहीं हुई, तो इसलिए हमने ईयर ज़ीरो को जगह पे ज़ीरो हमने लिखा है नंबर ऑफ सेल्स में। देन हमने कहा कि ईयर वन में हमने 10 सपोज कर लिया कि भाई जन 10 सेल्स हो गए हैं। देन हमने 20 सेल्स नेक्स्ट ईयर में कर दी, कि यानी कि सेल्स इंक्रीमेंट हो रही है। देन 40 कर दी। हम हमारी मर्जी है, हम इसको 30 कर दें या 40 कर दें, अब हमारी डिवीजन है ना। और ईयर फोर में हमने 30 कर दी, क्योंकि हमने इतनी रखनी है। उसने हमें मैक्सिमम कहा कि 100 कॉपीज़ हमारी सोल्ड हुई हैं 5 सालों में। तो हमने डिवीजन इस तरीके से किया कि हमारा जो ईयर ज़ीरो को छोड़ के बाकी जितनी है ना, उन सबको सम करें तो हमारे पास 100 बनेगा। 10, 20 और 30, 60 प्लस 40 यानी कि 100 है। हमें इस तरीके से डिवीजन, ये डिवीजन हर किसी की चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ये बंदे बंदे पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट अपने लिहाज से करता है, तो टीचर अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ही आपका चेक करेगा, कोई मसला नहीं। देन रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू ये कि आपने उस चीज़ से कितना पैसा बना लिया। तो पहले साल तो आपने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, तो आपने तो कुछ बनाया नहीं, यानी कि सेल नहीं हुई। जब सेल ज़ीरो है तो आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकता है? तो यानी कि सेल ज़ीरो है तो रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे देखें 10 है। अब यहाँ पे उसने रेवेन्यू बताया हुआ था, यानी कि 5 ईयर विद 5 जो कि पर कॉपी किस रेट पे बिकी है 5000। तो हमने क्या किया कि अगर मेरी 10 सेल्स हुई है ना ईयर वन में, तो मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया 5000 से, तो मेरे पास 50,000 रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसी तरह 20 को हमने 5000 किया तो 1 लाख आ गया। 40 को करेंगे 5000 से तो 2 लाख आ गया। 30 को करेंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नेट कैश फ्लो निकालना है। अब नेट कैश फ्लो किस तरीके से निकालते हैं? अब ये सारे कैलकुलेशन के लिए ना मैंने आपके लिए एक स्पेशल स्लाइड भी ऐड की थी, जिसमें मैंने हिंट दे दिए थे, फार्मूला हिंट के नाम से स्लाइड ऐड की है, जहाँ पे मैंने बता दिया हुआ कि नेट कैश फ्लो यानी कि रेवेन्यू किस तरीके से निकालना है, अपने डेवलपमेंट कॉस्ट किस तरीके से निकालनी थी। तो ये आपको लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आपने परेशानी होना, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। नेट कैश फ्लो क्या था? रेवेन्यू माइनस डेवलपमेंट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट के जो टोटल आएगा उसको हमने रेवेन्यू से माइनस कर देना, सिंपल। तो यहाँ पे देखते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट है 1,05,000। मेंटेनेंस कॉस्ट है नहीं, सेल्स मार्केटिंग है 10,000, इन दोनों का ऐड किया। नंबर ऑफ से रेवेन्यू से हमने माइनस करना है, रेवेन्यू है नहीं, इसका मतलब जीरो जीरो माइनस हमने किया, तो ये हमारे पास 1,15,000 बन गया। और ये हमने ब्रेसिस में लिखा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू, जीरो माइनस हम करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंपनी पे बेस करता है कि वो किस तरीके से अपना, अगर फर्स्ट करेंगे आप रिप्रेजेंट करते कि 1,05,000 को एज अ नेगेटिव, इसी तरीके से 10,000 को एज अ नेगेटिव, क्योंकि आपकी जेब से लग रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है नेट कैश फ्लो में। आपने ये नहीं समझना कि भाई नेट कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये नेट कैश फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसका कोई मसला नहीं। इस चीज़ से नहीं घबराना। अगर कोई मतलब कि टीचर भी उसके अकॉर्डिंग ही चेक करेगा। अगर आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया रिपोर्ट, तो टीचर भी आपका उसी के अकॉर्डिंग चेक करेगा, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरीके से हमने ईयर वन का निकाल लेते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड की, सेल्स मार्केटिंग कॉस्ट ऐड की, दोनों को कॉस्ट करने के बाद ऐड करने के बाद हमने रेवेन्यू से माइनस किया, था हमारे पास 26,125 आ गई। इसी तरीके से हम बाकी इसको सोल्व करेंगे, ईयर टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, हमारे पास नेट कैश फ्लो आ गया। अब हमने डिस्काउंट फैक्टर क्या, डिस्काउंट फैक्टर वही सेम फार्मूला है, वन डिवाइड बाय, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वन डिवाइड बाय वन प्लस आर डिनोमिनेटर का होल का टी हमेशा ईयर्स में होता है। और उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कहा हुआ 10% है इंटरेस्ट रेट, ईयरली होता है। तो आर हमारा 0.1 होगा। सिंपली हमने वैल्यूज इसमें पुट करनी है, यानी कि किस तरीके से, ईयर जीरो है, टी जीरो आ जाएगा, आर की वैल्यू पुट करने फॉर्मूले में, आपके पास डिस्काउंट फैक्टर वन आ गया। ईयर वन के लिए आपने कंप्यूट किया, टी आपने वन पुट करना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ईयर टू के लिए टू पुट करेंगे, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप रिस्पेक्टिवली बाकी ईयर्स का निकाल लेंगे।
देन आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से कंप्यूट है, आपने क्या करना है कि सिंपल नेट कैश फ्लो जो है उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि 1,15,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू में 1,15,000 आ गया ईयर जीरो में। इसी तरीके से हम ईयर वन के लिए देखते हैं तो उसमें हम 0.9091 डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे 26,125 से, तो आपके पास 23,750 वैल्यू आ गई। आप ये कंप्यूटेशन आसान करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसी तरीके से हम बाकी ईयर्स के लिए सारा कंप्यूट कर लेंगे। देन हम आते हैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू पे। अब ये किस तरीके से कंप्यूट की है अब ये इस तरीके से कंप्यूट की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज इट इज़ ईयर जीरो वाली वैल्यूज़ हम जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, यानी कि 1,15,000 हमारे पास आ गया। देन हमें क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि पिछली वैल्यू में ऐड करके हमने अगली वैल्यू लिखी ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 1,15,000 हमने लिख लिया। देन हमने ईयर वन में जाना ना, हमने क्या करना है कि ईयर वन की हमने प्रेजेंट वैल्यू देखनी है जो कि है 23,750। इसको हमने ऐड कर देना है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, जो कि है 1,15,000। उसमें ऐड करने के बाद आपकी जो वैल्यू बनी है वो बनेगी 1,38,750, उसको हमने ईयर वन में लिख दिया। अब इसी तरीके से आगे हम जाएंगे तो हमने क्या करना है कि ईयर टू में जा रहे हैं तो ईयर टू की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हमने ऐड कर देना ईयर वन की कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। तो उसमें जब ऐड करेंगे तो वो आपके पास 1,06,221 आ गया। अब आप कहेंगे कि यार ये 1,15,000 से 138,000 38 के तक गया है, उसके बाद ये 106 के पे एकदम आ गया, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, आपने देखा नहीं कि आपने प्रेजेंट किस तरीके से किया। ये 1,15,000 जो वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू थी, इसके बाद जब आपने ऐड किया वो भी नेगेटिव वैल्यू थी, इसलिए दोनों ऐड होगी आपस में। टोटल 1,38,750 है ना, ये आपका नेगेटिव वैल्यू है। अब जब आप इसमें नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू को देखें तो वो तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी 32,529। जब आप इसको पॉजिटिव को नेगेटिव वैल्यू में ऐड करेंगे तो आपके पास जारी बात है कॉस्ट कम होगी, तो वो नेगेटिव वैल्यू है। अब ये देखिए ना, ब्रेसेस जो लगी है ना ये नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। तो 106,221 आ गया। इसी तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर देंगे ईयर थ्री की प्रेजेंट वैल्यू जो कि 102,425, तो आपके पास 3,796 वैल्यू आ गई नेगेटिव में। देन आपने इसको ईयर फोर की प्रेजेंट वैल्यू में ऐड किया तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ गई कंप्यूट होगी कंप्यूटेटिव प्रेजेंट वैल्यू की ईयर फोर्थ में, वो है 52,993। तो उम्मीद है कि ये आपको सारी कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। मैंने आपके लिए इजी करके सारी एक्सप्लेन कर दिया है, और इवन के इसके अंदर खुद से अपनी स्लाइड्स भी ऐड कर दी हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। आप स्लाइड्स रीड करेंगे आपको पता लग जाएगा कि हो किस तरह रहा है। आप लाइक स्टूडेंट है इवन कि मैं भी जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती मैं गूगल से सर्च करता हूँ, और चैट जीपीटी आजकल बड़ा चल रहा है तो उससे सर्च कर लेता हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें आपको सर्च नहीं करनी पड़ेंगी कि भाई ये कैसे वैल्यू आ रही, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है टेबल को याद रखना इतना आसान है कि ये वैल्यू किस तरीके से कंप्यूट होकर आ रही है, ये बहुत मिक्सअप काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड्स ऐड कर दी हैं। देन हम देख लेते हैं DCF एनालिसिस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आगे सारी दो तीन स्लाइडें हैं वो सारी थ्योरी है वो आपको देख लेना, ये मैं थोड़ा सा पढ़ देता। पे बैक पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। IRR जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रिक्वायर्ड होता है कि NPV भी वैल्यू को हम ज़ीरो कर सकें। उसके बाद जो चीज़ें हैं कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे प्रपोजल जिस वजह से रिजेक्ट होता है वो बताया हुआ है NPV नॉट पॉजिटिव हो। पे बैक टाइम इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड जो भी आपने डिसाइड किया। IRR इज लेस देन करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसी तरीके से बिटवीन टू प्रोजेक्ट with the highest NPV is selected or highest IRR shortest payback time is selected। तो ये थोड़े से पॉइंट हैं जिसकी वजह से प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदे के लिए फ़ायदे की बात है कि आपने आगे जाके इंडस्ट्री में जाना है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करना है। तो वहाँ पे अगर आपको DCF एनालिसिस रिपोर्ट बनाने को दे दी जाए तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। जहन में रख के आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है कि ताकि आपका प्रपोजल जो है वो क्लाइंट की तरफ से रिजेक्ट ना हो। और इसके अलावा ये पिटफॉल्स हैं डिस्काउंट फैक्टर्स के, तो ये आप बस थ्योरी है, ये आप रीड कर लीजिएगा, स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल होंगी। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपने भाई को दुआओं में याद रखना है, मेरी फैमिली को और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखना। बाय बाय।
अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात है।